हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो आपकी लंबाई या दूरी से रिलेटेड आपकी जो यूनिट्स हैं और कुछ अदर यूनिट्स आपकी फोर्स की और जो आपका वर्क वगैरह है उसकी जो सीजीएस यूनिट में जो उसका कन्वर्जन वगैरह है वो मैं बताऊँगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि मात्रक और ये सब पढ़ाया हुआ था, और जो उसमें मेज़रमेंट था वो टर्मिनोलॉजी में मैंने बताई थी कि कैसे आप यूनिट कन्वर्जन करते हैं। डायमेंशन जो आपकी क्वांटिटी है, कौन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कैसे आप डायमेंशन मतलब डिनोट करते हैं जो सिंबल्स वगैरह से यूज़ करके, और उसके आगे का ये टर्म है। इसके बाद आपका जो गति जो सेकंड यूनिट है वो स्टार्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म आपकी जितने भी जो आपके जो फिजिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, आपके जितने भी एग्जाम रहेंगे फिजिक्स जिसमें आपके फिजिक्स सब्जेक्ट आता है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आपका ये प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। जैसे आपको बहुत लंबी दूरी, जैसे आपको पृथ्वी से आपको सन तक की या पृथ्वी से सूर्य तक, चंद्रमा तक की दूरी वगैरह मापनी है, किसी पृथ्वी से किसी पिंड की, ग्रह उपग्रह की दूरी देखना है, तो उस टाइप से उसके लिए आप क्या करते हैं, दूरी का मात्रक यूज़ करते हैं। तो जो 1 प्रकाश वर्ष होता है उसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए यही है, क्योंकि मैं दोनों में आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। फिर दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो आपकी क्या है? पारसेक। पारसेक को हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ही पारसेक बोलते हैं। तो 1 पारसेक ही आपकी सबसे बड़ी यूनिट है, प्रकाश वर्ष से भी बड़ी है, क्योंकि 1 पारसेक इक्वल होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो जो प्रकाश वर्ष है, अगर आप प्रकाश वर्ष की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो आपकी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आपका ये हो जाएगा। अब आपका आता है बल। तो बल इक्वल टू क्या होता है? आपका फोर्स। फोर्स की जो सीजीएस पद्धति में आपकी यूनिट है वो आपकी डायन है, और एसआई में आपकी न्यूटन है। तो 1 न्यूटन यहाँ पे इक्वल क्या हो जाता है? 10⁻5 डायन, ठीक है। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है कि 1 न्यूटन इक्वल 10⁻5 डायन, और डायन क्या है? आपकी फोर्स की सीजीएस यूनिट है, ठीक है। इस टाइप से। और ऐसे ही आपका सेम आपको कार्य यानी कि वर्क का आपको याद रखना है। वर्क का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक है वो आपका अर्ग है, और जो एसआई पद्धति में मात्रक है वो आपका जूल है। 1 जूल इक्वल टू आपका होता है 10⁻7 अर्ग, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपको इसका भी याद रखना है ना। तो अब इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में जो आपका है वो है आपका यूनिट सेकंड। तो जो इसमें है आपका वो है आपका गति। गति में आपका, गति को आप स्पीड या मोशन भी बोल सकते हैं। इसमें आपका फर्स्ट है आपका अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। तो वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, ठीक है, जिनमें केवल क्या हुआ? आपका परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। जिसमें आपकी क्या है? दिशा नहीं होती, कोई इसमें डायरेक्शन का रोल नहीं है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि। जैसे आपका द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। तो ये आपकी क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि होती है, आपको याद रखना है। इनसे कभी कभी एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे अदिश राशि के 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से अदिश राशि कौन सी है? तो आपको पता है जिसमें दिशा नहीं होती, ठीक है। जैसे आपका द्रव्यमान है, मास है, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर आप कोई जैसे वाटर है तो उसका द्रव्यमान कितना है, तो आप मतलब कि जैसे अगर आप वाटर को डाल दें तो उसमें वो दिशा विहीन है, वो किसी भी दिशा में या चारों दिशा में, या पानी की कोई बूंद डालें तो वो चारों दिशा में फैल जाती है, तो उसका दिशाहीन है। ऐसी आपकी चाल है। चाल में आपका चाल इक्वल टू क्या होता है? आपका दूरी बटे समय। उसमें आपका दूरी और समय की रहती है, उसमें आपको जो आपका मतलब कि डायरेक्शन नहीं देखते हैं। तो जिसमें डायरेक्शन हो वो आपकी सदिश राशि हो, जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो आपकी अदिश राशि है, ठीक है। इस टाइप से आपको याद रखनी है टर्म। ये आपको जो इसके एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आप याद रखना, ठीक है। और एक नोट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत धारा यानी कि करंट, टेम्परेचर और प्रेशर ये भी आपकी अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सदिश राशि। तो जो आपकी सदिश राशि है वो कौन सी? सदिश राशि इन्हें वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं इंग्लिश में। वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ आपकी दिशा भी रहती हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। इसमें क्या होता है कि आपका क्या परिमाण के साथ साथ दिशा, जो आपकी दिशा है वो भी रहती है। इसमें डायरेक्शन का मतलब मेन रोल है। तो जो आपकी जैसे वेग है, ये इससे आपको याद रखना है। इसमें चाल से, कि जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है वो चाल है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो वेग है आपका वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, जो आपका वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी आ जाता है, फोर्स आ जाता है, और आपका
जो विस्थापन है मतलब डिस्प्लेसमेंट है वो भी आ जाता है। ठीक है, अब आता है आपका दूरी। तो जो आपका दूरी यानी कि डिस्टेंस है वो क्या होता है, तो किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यह क्या एक आदेश राशि, अभी यहाँ पे पढ़ा है ना अपन ने, दूरी जो आपकी वो क्या है, आदेश राशि है। यह सदैव धनात्मक होती है। जो आपकी डिस्टेंस होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि दूरी क्या है आपकी, डिस्टेंस क्या है कि जितना आपने चला है या जितनी लंबाई आपने मेज़र करी है या आपने खुद से चली है। ठीक है, तो किसी निश्चित टाइम में आपकी वस्तु द्वारा किए गए मार्ग की लंबाई, तो ये हो जाएगा आपका, ये कभी क्या होती है, नेगेटिव नहीं होती। लेकिन आपकी जो विस्थापन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो न्यूनतम दूरी जो है वो विस्थापन कहते हैं। ये एक सदिश राशि है और इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, मीटर है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की जो एसआई यूनिट है वो मीटर ही रहेगी। जो आपका विस्थापन है वो आपका विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों हो सकता है, तो इस टाइप से भी पूछ लेते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब आता है आपका चाल। तो चाल या आपकी स्पीड क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, तो मतलब कि डिस्टेंस जो आपकी पर सेकंड में तय की गई उसे हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अर्थात चाल जो आपकी है वो एक क्या है, अदिश राशि है और इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है आपका, मीटर पर सेकंड है। ठीक, उसके बाद जो आपका आ जाता है वो है आपका वेग। तो जो आपका वेग है वो देखते हैं इसमें। तो जो वेग है वो वेग को आप वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर, तो मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है वस्तु किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो आपका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की दर या रेट को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड, मतलब कोई निश्चित दिशा हो कि हमें मतलब स्ट्रेट जाना है या सर्कुलर मोशन करना है कि किस टाइप का आपका है, तो या फिर आपका जिगजैग मोशन है, तो प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, यह एक सदिश राशि कैसी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। जो आपकी चाल और वेग होता है इनकी एसआई यूनिट आपकी सेम ही होती है। ठीक है, बस आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फ़र्क हो जाता है। ठीक है, और आदेश और सदिश राशि का अब आता है त्वरण या एक्सेलरेशन। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। कभी कभी आपकी जो डेफिनेशन है वो एज इट इज़ आ जाती है। सपोज उसमें लिखा हो कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसमें अगर चेंज करें, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा उसका आपका त्वरण या एक्सेलरेशन। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन एज इट इज़ भी बन जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, ये क्या है, एक आपकी वेक्टर या सदिश राशि, इसका जो एसआई मात्रक है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ये मैं पहले बता चुकी थी, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, और जो वेलोसिटी अपॉन टाइम सेकंड पहले से था तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। पिछली यूनिट में मैं इन सबका जो आपका एसआई यूनिट और आपकी डायमेंशन थी वो मैंने निकाल के बता चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, अब आपका ये है कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है, वो आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अगर वस्तु की जो वेग है आपका वेलोसिटी है वो अगर टाइम के साथ साथ कम होती जाती है तो वो आपका जो एक्सीलरेशन होगा वो ऋणात्मक होता है, जिसे अपन मंदक या रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसे अपन रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं अगर इंग्लिश में बोलें तो। अब उसके बाद आपका आता है वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपका। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। सपोज एक सर्किल है, इस टाइप से आपकी सर्कुलर पाथ है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो आपका ऐसे सर्कुलर घूम रही है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरी डिस्टेंस जो सर्कुलर डिस्टेंस में घूम रही है, तो वो आपकी वृत्तीय गति कहलाई या फिर सर्कुलर मोशन। यदि वह एक समान चाल से गति करती है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, जैसे मान लो 5 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर घूम रही है वृत्ताकार में, सर्कुलर मोशन में, तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, और अगर उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही, कभी 5 हो रही, कभी 6 हो रही, कभी 4 हो रही, 3 हो रही, तो इस टाइप से अगर घट बढ़ रही है तो वो आपका एक समान वृत्तीय मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वृत्तीय गति। ठीक है, अब इसमें क्या है, समरूप वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। मतलब कि ये जो आपका इन्हें बताया कि समान वृत्तीय गति तो एक त्वरित गति होती है, मतलब कि एक एक्सेलरेटेड स्पीड होती है, क्योंकि जो वेग की दिशा है वो प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। क्योंकि जैसे आप सर्कुलर मोशन में अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो आप यहाँ से जब ऐसे टर्न करेंगे तो जो आपकी स्पीड है ना वो, क्योंकि
फ्लेक्सिबल है, कांस्टेंट नहीं रहती है। अगर आप टर्न भी कर रहे हैं तो आपको ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप सीधे आ रहे हैं फिर आप ऐसे टर्न लेते हैं तो उसमें स्पीड का क्या होता है, फ्लैक्चुएट होती है, मतलब स्पीड आपकी कम ज़्यादा हो जाती है। तो वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। तो वेग की जो आपकी दिशा है, वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट आपका इस साइड है, फिर इस साइड होने लगा तो ये आपकी इस दिशा में आ रहा, फिर ये ऐसे जाएगा तो ये इसमें। तो इस टाइप से वो बता रहा है कि समरूप वृत्तीय गति त्वरित गति है, ठीक है। ये तमाइन करने वाला क्वेश्चन ऐसा टर्म नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपका आता है कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो जो वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली जो आपकी मतलब की रेखा है, 1 सेकंड में जितने कोण में घूम जाती है उस कण का कोणीय जो वेग है वो एंगुलर वेलोसिटी, मतलब कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। मतलब वृत्ताकार मार्ग में जब जो गतिशील कण है, मतलब कि अगर कोई कण या फिर मतलब कोई ऑब्जेक्ट वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के पर सेकंड है ना, 1 सेकंड में जितने कोण घूम जाती है, जैसे ये आपका सर्कुलर मोशन है। आप देखिए आपका इसमें अगर आपका एंगुलर वेलोसिटी अगर आप निकालें तो वेलोसिटी आप देखें कि ये जो आपका सेंटर है इससे आप अगर एंगल बनाएं है ना, तो ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये आपका, फिर ये जब ऐसे टर्न हुई तो ये आपका सेंटर से अभी ऐसे, या फिर ये आपका यहाँ से आ जाएगा सेंटर से ऐसे। तो ये जो आपका मतलब ये सेंटर है ये, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से बन जाएगा ऐसा, या फिर ये यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल आपकी 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उस कण का कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी वो कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी का टर्म हो गया। अब इसके जो आपका नेक्स्ट है इसमें वो आपका क्या है, 1 सेकेंड। तो इसका जो देखिए वो कोणीय वेग कहलाता है। अब कोणीय वेग का जो आपका फॉर्मूला है वो मैं बता दे रही हूँ। इसमें आपका मैंने बताया था कि आपका वेग कहते हैं या कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्राय ओमेगा से प्रकट किया जाता है। जो आपका कोणीय वेग है ये देखिए ये आपका बताया हुआ है इन्होंने, कि जो एंगल है आपका है ना, कि जिस वेलोसिटी से घूम रही, जैसे ये जो एंगल जितना, जैसे सपोज यहाँ से यहाँ तक उसे जाने में जो उसने जो आपका ये एंगल कवर किया है ना, ये एंगल, ये थीटा एंगल, इसे थीटा मान लिया अपन ने एंगल। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका हमेशा 90 रहेगा। फिर जब ये यहाँ पे टर्न होगा तो ये यहाँ से फिर जाए तो ऐसे आपके हमेशा ऐसे 90 बनता रहेगा। यहाँ भी जैसे ऐसे करेंगे तो 90 ये आपका ऐसे रहेगा। तो इसका जो एंगल आपने जितना कवर किया टर्न करने में सेंटर से, ये जो आपका सेंटर है यहाँ से, तो ये आपका थीटा कहलाता है कि जैसे आपने इतना एंगल कवर किया, इतनी डिस्टेंस, ठीक है। तो इसे प्राय ओमेगा से प्रकट किया जाता है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है आपका थीटा, मतलब कि आपकी दूरी, आपने इतनी दूरी कवर की तो वो थीटा एंगल से डिनोट करेंगे। तो ओमेगा आपकी क्या हो गई, आपकी कोणीय वेग या आपकी एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल क्या होगा थीटा, ये आपकी दूरी ए बी की डिस्टेंस और अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये हो गया थीटा अपॉन टी। यदि कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है, और अगर जो आपका कण है कोई, तो वो आपके मतलब 1 सेकंड में अगर n चक्कर लगाता है तो ओमेगा क्या हो जाएगा आपका 2 पाई n, ठीक है। क्योंकि 2 पाई जो है इसकी जो ये जो सरकमस्टेंस है, मतलब कि मतलब कि जो आपका पाई है, मतलब पाई इक्वल टू क्या होता है आपका 180, मतलब हाफ, और ये 2 पाई क्या हो गया पूरा सर्कुलर। एक चक्कर आपका हो गया 2 पाई है ना, एक चक्कर की दूरी, और एन आपका हो गया कि मतलब 1 सेकंड में एन चक्कर कवर किए, तो 2 पाई इंटू एन, एक चक्कर की दूरी इंटू एन कर देंगे तो एन चक्कर की दूरी आ जाएगी आपकी कि 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी कवर की। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन। सपोज उसने 1 सेकंड में 5 चक्कर लगाए तो एन की वैल्यू 5 रख देंगे इंटू 2 पाई कर देंगे, तो 5 चक्कर में जितनी दूरी कवर करी होगी उसने वो निकल आएगी आपकी 1 सेकंड की, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये करना है, क्योंकि एक चक्कर में कण क्या करता है 2 पाई इक्वल टू 360 रेडियन, ये देखिए इन्होंने यहाँ भी बताया हुआ है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है, r अगर वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, ये इन्होंने क्या हुआ है r बताई है, ओ बी या फिर ओ ए आपकी r है, ठीक है। और कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है, जो आपका कण है वो एन 1 सेकंड में आपकी एन, ये जो एन राउंड है आपका कोई कण है पार्टिकल है वो एन राउंड लगा रहा है, ठीक है। तो उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो 1 सेकंड में जितनी दूरी होगी वो क्या होगी वृत्त की परिधि। तो ये वृत्त की परिधि या सरकमफेरेंस हो गया आपका है ना, इंटू एन, तो 2 पाई आर एन, यही उसका रेखीय चाल या लीनियर स्पीड होगी। तो ये आपकी क्या होगी लीनियर स्पीड। तो ये आपकी लीनियर स्पीड निकाल लेंगे, ये आपने अभी निकाला था एंगुलर वेलोसिटी, अब आपकी लीनियर स्पीड निकालेंगे। तो लीनियर स्पीड क्या होगी दूरी इक्वल वृत्त की परिधि इंटू एन। तो वृत्त की परिधि आपकी क्या हो गई 2 पाई आर, ठीक है।
और ये जो यहाँ पे 2 पाई था वो आपकी सिर्फ डिस्टेंस या दूरी थी कि एक चक्कर में कितनी दूरी वो कवर कर रहा है, ठीक है। इसे 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, मतलब कि थीटा जो पूरा राउंड है तो वो 360 का एंगल बनाता है एक राउंड में, ठीक। तो इस टाइप से इसका ये था। अब यहाँ पे आपकी लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड पूछेंगे तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे जो है v = 2 पाई r इंटू एन लिखा है। v = 2 पाई n इंटू आर भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 पाई n की जो आपकी वैल्यू है वो ओमेगा है, तो यहाँ से ओमेगा इंटू आर कर लेंगे तो आपकी v ये ओमेगा आर हो जाएगा, जहाँ पे v क्या है आपकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाता है ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी इंटू आपकी रेडियस हो जाएगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। या ऐसे ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक। तो यहाँ पे ये आ गया रेखीय चाल कोणीय चाल इंटू त्रिज्या, मतलब कि लीनियर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। इस टाइप से ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके डायरेक्ट एज इट इज़ एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। अब जो आपकी न्यूटन्स के लॉ हैं वो मैं बता देती हूँ। न्यूटन के 3 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। जो फर्स्ट है आपका न्यूटन की गति का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो मैं बताऊंगी अभी। जो न्यूटन्स के लॉ हैं वो क्या हैं, तो भौतिकी के जो पिता हैं, मतलब फिजिक्स के जो फादर ऑफ फिजिक्स हैं वो न्यूटन है। उन्होंने कितने 1687 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एक बुक जिसका नाम था प्रिंसिपिया। उन्होंने सबसे पहले उसमें गति के नियम को प्रतिपादित किया था, ठीक है। गति के नियम मतलब कि लॉ ऑफ मोशंस को उन्होंने बताया हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के नाम पर, ठीक है। अब न्यूटन के जो प्रथम गति नियम है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जिसमें आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपका आता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है। मतलब इसका ये है कि अगर कोई वस्तु आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपकी मतलब कि आपका रेस्ट पे है, मतलब कांस्टेंट में है, रेस्ट पर है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, मतलब वो कांस्टेंट आपका स्टिक ही रहेगी। अगर कोई वस्तु आपकी रखी है और उसे अगर आप टच नहीं कर रहे हैं तो वो एज इट इज़ विराम अवस्था में ही रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है, रहेगी। या अगर मतलब और अगर वो यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही और अगर वो आपकी मतलब कि किसी एक समान चाल से मतलब एक स्ट्रेट लाइन में एक ही स्पीड से, जैसे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सपोज वो चल रही है, ठीक है, सीधी रेखा में चल रही है, तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है। तो न्यूटन्स का सिंपल सा फर्स्ट लॉ है आपका कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी रेस्ट में है तो वो रेस्ट पर रहेगी, अगर कोई उस पर बराबर नहीं लगा है। अगर कोई वस्तु आपकी कोई ऑब्जेक्ट है वो आपका चल रही है एक समान चाल से, मतलब किसी सीधी रेखा में, तो वो उसी में चलती रहेगी जब तक कि उसमें क्या करें अपन कोई बराबर ना लगाएं। सपोज आप गाड़ी चला रहे हैं तो अगर आप उस पर क्या करें, अगर आप उस पर बराबर ना लगाएं, अगर उसमें ब्रेक ना दबाएं तो गाड़ी आपकी क्या रुकेगी, आप एक्सीलेटर लेते हैं तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है, जब तक आप उस पर ब्रेक ना लगाएं। या फिर आपने जो सपोज कोई ढलान पे आपने किसी वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर धक्का दे दिया तो वो आपकी क्या हो जाएगी, कंटिन्यू बढ़ती रहेगी जब तक कि कोई मतलब बाहर से कोई उसे पकड़ ना ले, कोई ऑब्जेक्ट उसे, ठीक है, या फिर कोई किसी चीज़ से उसे रोका ना जाए, तब तक वो चलती रहेगी इस टाइप से। तो ये आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ हो जाता है, ठीक है। रेस्ट में कोई वस्तु है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक उस पर क्या हो, जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो अप्लाई ना किया जाए। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, ठीक है। जो प्रथम नियम है वो प्रथम नियम को आपको गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व मतलब आपका हो जाता है इनर्शिया, मतलब कि कोई जड़त्व में मतलब कि आपकी कोई वस्तु है वो कांस्टेंट है, जब तक आप उसे मूव नहीं करेंगे तो वो नहीं हिलेगी, है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं और गैलीलियो का नियम भी, क्योंकि गैलीलियो ने भी इसे बताया था, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका ब्राह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। देखो इन्होंने बताया हुआ है कि जो ब्राह्य बल के अभाव में, अगर ब्राह्य बल की मतलब कमी के कारण अगर कोई वस्तु में अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था, मतलब अगर चल रही है तो वो चलती रहेगी, और अगर कांस्टेंट रखी हुई है, मतलब वस्तु कहीं पर रखी हुई है तो वो ऐसी रखी रहेगी, तो इसकी जो प्रवृत्ति है वो उसे जड़त्व कहते हैं, ठीक है। जब तक उस पर ब्राह्य बल ना लगे तो उसके अभाव को, ब्राह्य बल की कमी के कारण वो एज इट इज़ रहती है, तो वो जड़त्व कहलाता है, ठीक है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इससे हमें क्या मिलता है, बल की परिभाषा, यानी कि बल मतलब फोर्स की डेफिनेशन आपको मिलती है।
कि फोर्स इक्वस टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ इक्वस टू एम, ये आपका सेकंड में बताएंगे, ठीक है। अब बल की परिभाषा क्या होती है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है, ठीक है। बल क्या है, वो बाह्य कारक है जो जब कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट हो जो उसकी मतलब कि कंडीशन है उसमें चेंज लाता है। अगर रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में, वो सबका ये कारण होता है बल के कारण, ठीक है, करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक आपकी कौन सी राशि है, सदिश राशि है आपकी। बल जो फोर्स है आपका वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो एसआई मात्रक है वो आपका न्यूटन है, ठीक है। इस टाइप से आपको याद रखना है। तो अब आपका है जड़त्व के कुछ उदाहरण, जो आपके जड़त्व के उदाहरण है। जड़त्व मतलब आपका क्या हो गया, इनर्शिया। इनर्शिया के आपके कुछ उदाहरण क्या हो गए, जैसे ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई जड़त्व से क्या होता है कि जैसे कोई ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी है, अब अचानक जैसे रेस्ट पे है और अचानक उस पर स्टार्ट कर दिया जाए तो जो आगे बैठे हुए यात्री हैं वो पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। ये आपका मतलब कि न्यूटन्स का जो आपके जड़त्व के नियम के हैं वो आपके उदाहरण हैं, ठीक है। अब जैसे चलती हुई मोटर के अचानक रुकने पर, जो चलती हुई आपकी मोटर है उसके अचानक रुकने पर उसमें बैठे जो यात्री हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। और अगर जैसे चलती हुई मोटर है, ये भी आपसे पूछ लेते हैं, जैसे चलती हुई कोई मोटर है उसमें अगर उस पर ब्रेक लगाया जाए तो जो उसमें बैठे व्यक्ति होते हैं वो आपकी जो आगे की ओर उसमें झुक जाते हैं, है ना, आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये भी आपका जड़त्व का उदाहरण है कि जो मतलब कि एक स्पीड से चल रहे थे वो अचानक सडनली उनमें कोई चेंज आ जाए, ठीक है। अब कंबल को आप क्या करेंगे, जो आपका कंबल है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के जो कण हैं वो झड़कर गिर जाते हैं। तो जो धूल के कण हैं वो आपके झड़ के गिर जाएंगे। तो वो आपका क्या है, जड़त्व का नियम, कि उसमें जड़त्व मतलब कि उसमें चिपके हुए थे और जैसे ही आपने उस पर फोर्स लगाया तो वो क्या हुए, वो आपके हटने लगे। तो ये भी आपका काय का है, जड़त्व के नियम, ठीक है। इसे आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपके रहेंगे। अब आपका इसमें जो आता है आपका वो है आपका संवेग या मोमेंटम। ये भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ना, इम्पॉर्टेंट टर्म है। जो मेन डेफिनेशन है वो मैं बता रही हूँ, ये सारी आपकी एज इट इज़ पूछ ली जाती हैं। जो आपका संवेग या मोमेंटम है वो क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अर्थात संवेग इक्वल टू क्या होता है आपका, वेग इंटू द्रव्यमान। संवेग क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम आपका क्या होता है, कोई भी मतलब द्रव्यमान या आपका जो मास है इंटू आपका वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी आपका होता है मोमेंटम, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है, ये क्या है आपकी सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज का जो एसआई मात्रक होगा तो आपका वो क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। क्योंकि जो आपका मास होता है उसकी केजी यूनिट होती है और जो आपकी वेलोसिटी है उसका मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड आपकी इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। मोमेंटम आपका सिंपल है, जब कोई भी वस्तु है उसका जो द्रव्यमान होता है वो भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वेलोसिटी के साथ, जब जैसे कोई वस्तु है वो आपकी जा रही है तो उसमें कुछ आपका उसका वेलोसिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इनटू वो उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो द्रव्यमान होगा तो उसका भी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो संवेग या मोमेंटम बन जाता है, ठीक है। इस टाइप से आपका एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसमें हमें संवेग कैलकुलेट करना हो, उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वो क्या है, तो वो आपका एक इंपॉर्टेंट टर्म ये याद रखना है कि एफ इक्वस टू एम है, जो आपका न्यूटन की गति के दूसरे नियम से लिया गया है, ठीक है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, जो आपने अभी मोमेंटम पढ़ा है, मतलब कि मास इंटू वेलोसिटी में अगर आप मतलब संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, ठीक है। जो संवेग में परिवर्तन, अगर आपका जो मोमेंटम है उसमें चेंज आए, है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो वो काय के इक्वल होता है आपका न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, ठीक है। तो उस वस्तु पर आरोपित बल, जो फोर्स है ऑब्जेक्ट पर जो अपन फोर्स लगा रहे हैं वो उसके इक्वल होता है, ठीक है। मतलब कि एफ इक्वस टू एम ए इक्वस टू एफ इक्वस टू एम भी, इस टाइप से ये आपका मतलब इन्होंने ऐसा बताया कि वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, ठीक है। तो तथा जो आपका संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, जो आपका जो संवेग परिवर्तन होगा, जो इसमें चेंज आएगा तो वो काय के होगा, बल की दिशा में होगा, फोर्स की डायरेक्शन, जो आपका फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आपका चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, ठीक है। अब यदि आरोपित बल एफ है, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण ए है,
ठीक है। आपका आरोपित बल F है और बल की दिशा में जो आपका त्वरण है मतलब चेंज हो रहा है वो त्वरण आपका A है एवं त्वरण आपका एक्सेलरेशन ये है और वस्तु का द्रव्यमान m हो, तो जो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F इक्वल्स टू आपका ma बन जाता है, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, जो आपका बल का व्यंजक है वो प्राप्त होता है। अब नोट क्या है कि प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है, जो प्रथम नियम है वो इसी का अंग है, मतलब F इक्वल्स टू m है। जो आपका न्यूटन का सेकंड नियम है इसी का एक पार्ट है आपका, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, इस टाइप से आपको करना है। अब आपका जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है ये आ जाता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, तो वो आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। सिंपली ये है न्यूटन का तीसरा नियम कि मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई हो, जब आप उसमें जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही आपका इंटरनल फोर्स भी लगेगा, है ना, मतलब बाहर की तरफ भी वो वस्तु आपकी चलेगी। जैसे इसमें एक उदाहरण के थ्रू आप समझते हैं कि जैसे बंदूक से गोली चलने पर, जैसे आपने अगर बंदूक से गोली फायर करी है तो जो गोली आपकी उसमें से निकलती है तो जितना फोर्स उस गोली को बाहर निकलने में लगता है उतनी फोर्स वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में देती है। इसीलिए जब आप बंदूक चलाते हैं ना तो मतलब कि उसे टाइट पकड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने गोली चलाई तो जैसे ही आपकी गोली शूट होगी तो आप पीछे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, और चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, हाँ यही देखिए बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, क्योंकि जब गोली निकलेगी तो वो जिस फोर्स से निकलेगी वो अपोजिट फोर्स मारेगी तो वो पीछे आपको धक्का लगेगा। ठीक है, अब जैसे नाव के किनारे पर कूदने पर अगर आप नाव के जो किनारे हैं नाव से किनारे पर कूदने पर, जैसे आप नाव किनारे पर आ गई है और आपको कूदना है तो आप नाव से किनारे पर अगर कूदेंगे तो जो नाव है वो पीछे की ओर हट जाती है, क्योंकि वही उतना ही बल आपका पीछे लगता है। ठीक है ना, और रॉकेट को उड़ने में जब रॉकेट प्रपल्जन होता है मतलब कि रॉकेट छूटता है तो जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो धरती के अंदर भी वो उतना ही बल लगाता है जितने बल से वो ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपके इसके उदाहरण हैं। अब संवेग संरक्षण के सिद्धांत आपके इसमें है, वो आपका वहीं पर ही आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये जो आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर से पहले और बाद का संवेग बराबर हो। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। अगर जैसे कोई कण है और उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट है उस पर अपना मतलब धक्का ना दें कोई ऑब्जेक्ट को, तो जो उस निकाय का कुल संवेग है मतलब जो उसका मोमेंटम है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का संवेग बराबर है। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका रहेगा। अब इसके बाद आपका संवेग संरक्षण हो गया। अब आपका इम्पल्स रहेगा, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इसमें, है ना। तो जो आपका आवेग है, अभी आपने संवेग पढ़ा था मतलब मोमेंटम पढ़ा था, अब आप आवेग पढ़ेंगे इम्पल्स। तो इम्पल्स आपका क्या होता है, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग यानी इम्पल्स कब कहते हैं, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करे, जैसे कोई ढलान है या फिसल पट्टी से आप बोल सकते हैं, तो जैसे अपन उस पर बैठते हैं तो कोई अपन को पीछे से ऐसे धक्का दे कि जिससे अपन नीचे बढ़ जाएं, तो एक बार जैसे उसने धक्का दिया तो फिर अपन खिसकते रह जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उसका आवेग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आवेग इक्वल्स टू बल इंटू समय अंतराल। ठीक है, तो ये आपका हो गया इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स हो गया इंटू आपका जो टाइम डिफरेंस हो गया वो, तो इक्वल आपका क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन। तो जो आपका आपने मोमेंटम पढ़ा था उसमें आपका क्या हो गया, चेंज, मोमेंटम में चेंज आपका क्या हो गया, इक्वल टू इम्पल्स, क्योंकि इसकी और इसकी यूनिट जब आप निकालेंगे तो सेम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स इंटू टाइम, और फोर्स की यूनिट आपकी हो गई न्यूटन, है ना, और यहाँ पे आपका हो गया इंटू टी टाइम हो गया। तो आवेग इक्वल टू इम्पल्स इक्वल टू आपका हो जाएगा संवेग में परिवर्तन या फिर चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, और यहाँ पे आपका टाइम डिफरेंस हो गया। अब जो आवेग है वो भी आपका एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसका आपका मात्रक है न्यूटन सेकंड। ठीक है, क्योंकि इसका हो जाएगा आपका न्यूटन और टाइम का हो जाएगा आपका सेकंड, तो न्यूटन सेकंड, तथा इसकी जो आपकी दिशा है वही होती है। ठीक है, आपकी जो डायरेक्शन होता है वो आपका सेम होता है जो बल की होती है, बल फोर्स की डायरेक्शन में ये वर्क करता है। ठीक है, अब जो आपका अभिकेंद्रीय बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो क्या है इसमें, तो ये आपका अभिकेंद्रीय जो बल है
वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपका होता है कि जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में, जैसे ये सर्कुलर मोशन है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस वृत्ताकार मार्ग पर चलता है तो जो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। तो जब आप ऐसे चलते हैं तो जो भी आप जैसे ऐसे बेंड होते हैं ना, तो जो आपका ये सेंटर है तो इस पर ये जो आपका बल है वो आपका कार्य करता है, ठीक है ना, इस टाइप से ऐसे। तो ये सब जो है वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही आप क्या कहते हैं, अभिकेंद्री। अभिकेंद्री मतलब केंद्र की ओर। तो आपका ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इस बल के अभाव में अगर ये नहीं हो आपका तो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, लेकिन सर्कुलर मोशन में, ठीक है। यदि कोई एम द्रव्यमान पिंड है जिसका मास एम हो, कोई मतलब ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम हो और वी चाल से आर के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा आपका एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। एम हो गया मास और इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा इंटू मतलब अपॉन में आपका हो जाएगा रेडियस। तो इस टाइप से आपका फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर बन जाता है जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। अब आपका आ जाता है अपकेंद्रीय बल। तो जो आपका अपकेंद्रीय बल है वो क्या है, तो अभी आपने पढ़ा था अभिकेंद्रीय मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अपकेंद्रीय तो अजड़त्वीय फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जाता है, ठीक है। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं, ठीक है। अपकेंद्रीय बल जो आपका अपकेंद्रीय बल है एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है ना, जिसकी आप सिर्फ कल्पना करते हैं, ये वास्तविक नहीं है, ठीक है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। जो आपका अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल जो आपका है मतलब कि इसकी जो दिशा होती है वो अभिकेंद्रीय बल जो अभी आपने पढ़ा था ना सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके अपोजिट होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। जैसे कपड़ा सुखाने की जो मशीन है आपकी, दूध से मक्खन निकालना है ना, जो दूध से मक्खन निकालने की मशीन है, कपड़ा सुखाने की मशीन है आदि जो है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, ठीक है। और बाकी आपका जो है बाकी जो आपकी हैं वो आपकी ये अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स पे करती हैं। जो आपकी मतलब जब आप वृत्ताकार मार्ग पर चलते हैं वो वृत्त जो बल है वो वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, तो वो आपका हो गया अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल आपका क्या हो गया, अपोजिट ऑफ सेंट्रीपिटल, मतलब कि बाहर की ओर जब आप जाएँ। तो जो आपकी वॉशिंग मशीन है या फिर आपकी मक्खन वगैरह निकालते हैं तो उससे क्या होता है, आप बाहर की तरफ आपका बल कार्य करता है, तो वो आपका हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल या फिर आपका मतलब अपकेंद्रीय बल, ठीक है। और भी इसमें हैं, जैसे नोट करके आप डाल सकते हैं कि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले आपके जो अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है, जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार, मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल, जो आपके अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स के उदाहरण हैं। जो आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के उदाहरण हैं वो मैं बता रही हूँ, वो क्या है आपका, जैसे मौत के कुएं में जब आप देखते हैं, मौत का कुआं किसी ने देखा होगा, जब मेला वगैरह लगता है तो उसमें आते हैं कि जो दीवार मोटरसाइकिल के अंदर की ओर क्रिया बल लगती है ना, जबकि इसका जो प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल पर कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने पर इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमबस जो आपका अपकेंद्रीय बल है वो भी कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा जो मोटरसाइकिल वाले का वो आपका होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। केंद्र की ओर वो लगाता है तभी आप उस पर चल पाते हैं वो, ठीक है। अब आपका आता है बल आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो आपका जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो क्या है, बल आघूर्ण या मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की जो आपकी प्रवृत्ति है उसको बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। जो आपका फोर्स है, जो फोर्स अगर आप किसी पिंड पर फोर्स लगाएं और उसको अक्ष के परितः मतलब एक सर्कुलर मोशन में उसके अक्ष के परितः घुमाएं की जो प्रवृत्ति है वो बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात जो आपका बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण को टी से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है आपका बल गुणा आघूर्ण भुजा, यह एक सदिश राशि है। इसका जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि आघूर्ण की जो भुजाई आपकी मीटर हो जाएगी, इसकी कोई भी भुजा मतलब कि लंबाई या डिस्टेंस, और बल हो जाएगा आपका फोर्स, तो फोर्स की हो जाएगी आपकी न्यूटन, तो न्यूटन डॉट मीटर इसका आपका जो मात्रक है वो हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आ जाता है ये सरल मशीन।
ये आपका था आपका बल आघूर्ण मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब आपका आ जाता है सरल मशीन या सिंपल मशीन। तो यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। जैसे आपका हो गया उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू गेज, है ना, ये सब आपकी क्या हो गए सरल मशीन या सिंपल मशीन। जो क्या होता है आपके बल आघूर्ण के सिद्धांत, मूवमेंट ऑफ फोर्स जो अभी आपने पढ़ा है यहाँ पे, ये आपका मूवमेंट ऑफ फोर्स इस पर वर्क करता है ना, कि बल और आघूर्ण की भुजा, बल गुणे आघूर्ण की भुजा पर जो कार्य करता है ना, वो आपका होता है सरल मशीन। जो सरल मशीन है वो ऐसी युक्ति है, ठीक है, जिसमें सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर आप किसी मतलब एक पॉइंट पर अगर बल लगाएं तो आप जो उसकी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार हैं उनको उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से हो गया। जैसे जो आपके एग्जाम्पल हैं इसकी, ये याद रखना आप। ठीक है, अब जो आपका उत्तोलक है उसे क्या बोलती हैं, लीवर। ठीक है, लीवर बोलते हैं। उत्तोलक की एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है। जो आपकी उत्तोलक है वो क्या होगी आपकी सीधी या टेढ़ी छड़ होती है, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। ठीक है, जो आपके उत्तोलक हैं उसमें आपका हो गया फलक्रम, आलम्ब, तो वो फलक्रम या आलम्ब क्या हो गया, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है उसे आलम्ब कहते हैं। ठीक है, अब आपका हो गया आयस या एफर्ट। एफर्ट क्या होता है, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आप एफर्ट बोलते हैं। ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार फिर भी पढ़ लीजिए, है ना। अब जैसे आपका आ गया भार। जो आपका भार या लोड है वो आपका क्या होता है, तो आपका जो लोड है वो उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं या लोड कहते हैं। ठीक है, तो लोड या भार वही हो गया कि उस वस्तु मतलब कितनी हैवी है, ठीक, उसका वेट हो गया। तो ये आपका हो जाता है भार। इस टाइप से आपके जो ये टर्मोलॉजी थी आपकी पूरा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका गति का। इसके बाद आपका जो 3rd यूनिट आएगी वो आपकी रहेगी कार्य, बल और ऊर्जा से रिलेटेड। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।